रशिया यूक्रेन वॉर को 1 महीना हो चुका है। आधिकारिक तौर पर ये युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था। युद्ध तो फिर युद्ध ही होता है और युद्ध में सबका नुकसान होता है। यूक्रेन के लोग अब नाउम्मीद हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप के आरोप भी लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रोविया जिले की 30 साल की एक महिला अनास्तासिया तरन ने कहा कि रूसी कब्जे वाले शहर इरपिन में हालात नरक की तरह हैं। उन्होंने रूसी आर्मी पर लोकल लोगों के साथ क्रूर व्यवहार करने के आरोप लगाए। अनास्तासिया ने कहा वो महिलाओं को बलात्कार करते हैं और मृतकों को बस में फेंक दिया जाता है। इससे पहले यूक्रेनी सांसद लेसिया वासिलेंको ने कहा था कि कीव के बाहरी इलाके में रूसी सैनिकों ने बुजुर्ग महिलाओं का यौन शोषण किया। ये भी दावा किया कि हिंसा से बचने के लिए कई बुजुर्ग महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी। 23 मार्च की सुबह यूक्रेन की सांसद इन्ना सोवसुन ने ट्वीट किया कि ब्रोविया में हुए रेप केस की जांच शुरू हो गई है। दूसरे विश्व युद्ध की कहानियां याद कीजिए। धरती पर आग बरस रही थी, पूरी दुनिया सहमी हुई थी। सैनिक तो सैनिक, हजारों की संख्या में आम लोग मर रहे थे। यूरोप में जर्मनी और एशिया में जर्मनी का सहयोगी जापान लगातार दूसरे देशों पर हमले कर रहे थे। जापान के कब्जे में मंचूरिया और कोरिया थे और इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास की भाषा में वॉर क्राइम कहा जाता है। जापान ने उस दौर में जो कुछ किया वो ये बताता है कि युद्ध आम नागरिकों के लिए त्रासदी तो लेकर आता ही है, लेकिन इसके परिणाम डराने वाले होते हैं और औरतों को सबसे ज्यादा भुगतने पड़ते हैं। जापान के जिस वॉर क्राइम की हम बात कर रहे हैं वो है कोरिया की लाखों महिलाओं का जापानी सैनिकों द्वारा किया गया बलात्कार। जापान ने अपनी इस दरिंदगी को छिपाने के लिए इन औरतों को कंफर्ट विमेन का नाम दिया, मतलब वो औरतें जो आराम पहुंचाती हो। जापानी सैनिकों की हैवानियत की शिकार हुई पीड़िताएं अब भी जिंदा हैं। कोरियन सरकार के बनाए गए घरों में रहती हैं। इन्हें दक्षिण कोरिया में हाउस ऑफ शेयरिंग कहा जाता है। कई इतिहासकारों के अनुमान के हिसाब से कोरिया की करीब 2 लाख महिलाओं और लड़कियों को जापान ने सेक्स स्लेव बनाया था। कईयों को जबरन ले गए, वहीं कई औरतों और लड़कियों को कर्ज चुकाने के एवज में सेक्स स्लेव बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यदि किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो महिलाएं सबसे बड़ा टारगेट हैं। यूएन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने बताया कि कैसे आर्म्ड स्ट्रगल के दौरान जेंडर की वजह से लड़कियां और महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। हर उम्र की महिलाएं युद्ध के अलग अलग प्रभाव झेलती हैं। विस्थापन, घर संपत्ति का नुकसान, हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, यातना, सेक्स स्लेवरी, पारिवारिक अलगाव और विघटन। 20वीं सदी के खत्म होते होते आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में बलात्कार के 20 से ज्यादा मामलों को डॉक्यूमेंट किया गया है। 1990 के दशक में ईस्ट युगोस्लाविया में एथनिक क्लेंजिंग की तर्ज पर सैनिकों ने महिलाओं का बलात्कार कर उन्हें जबरन प्रेग्नेंट किया था। इस दौरान जो बच्चे पैदा हुए उन्हें वॉर चिल्ड्रन कहा गया। ऐसे ही रवांडा जेनोसाइड के समय हुतू बहुसंख्यकों के नेतृत्व वाली सरकार ने HIV संक्रमित पुरुषों को संगठित करके तुत्सी समुदाय की महिलाओं का साजिशन बलात्कार करवाया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक हुतू सरकार के सैनिकों और सहयोगी चरमपंथी मिलिशिया ने लगभग 2.5 लाख तुत्सी महिलाओं का बलात्कार किया था। बांग्लादेश, बर्मा, कोलंबिया, लाइबेरिया, सिएरा लियोन और सोमालिया के हालिया कॉन्फ्लिक्ट्स में भी मास रेप्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं। लंदन की एक प्रख्यात मनोचिकित्सक थी रूथ सीफर्ट। सीफर्ट ने वॉर क्राइम्स के इतिहास पर एक रिसर्च किया। रिसर्च पेपर का शीर्षक है द सेकेंड फ्रंट, द लॉजिक ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन वॉर्स। अपने पेपर में रूथ ने लिखा है, यदि किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो महिलाएं सबसे बड़ा टारगेट होती हैं। परिवार के ढांचे में महिलाओं की जरूरी भूमिका का तर्क देकर रूथ ने ऐसा कहा था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व पीस कमांडर मेजर जनरल पैट्रिक कैमर्ट का एक मशहूर कोट है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक सैनिक की तुलना में एक महिला होना ज्यादा खतरनाक है। युगोस्लाविया और रवांडा की कहानी हमने आपको बता दी। आज भी हाल कुछ ऐसा ही है। वुमेन फॉर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक इराक में 80% से ज्यादा सीरियाई महिला शरणार्थी रोज अब्यूज के खौफ में जी रही हैं। लगभग 90% अफगान महिलाएं अपने जीवन काल में घरेलू शोषण का अनुभव करती हैं। DRC की 27% महिलाएं यौन हिंसा और 57% घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्यों? औरत ही क्यों? युद्ध के समय अलग अलग सामरिक नीतियों के दूसरे पक्ष को हराने के जतन किए जाते हैं।
एक तरीका होता है शक्ति प्रदर्शन, सीधा तरीका, जिसके पास ज्यादा बल है वो जीत जाएगा। लेकिन ये मत्स्य न्याय है, लॉ ऑफ द लैंड। इंसानों ने अपने नए लॉ बनाए तो नई नीतियां बनाई। उन्हें समझ आया कि जंग केवल मटेरियल की क्षति नहीं होती या केवल बल प्रदर्शन से नहीं जीता जाता। दूसरे पक्ष के मोराल को अगर तोड़ दिया जाए तो तमाम बल के बावजूद बड़ी से बड़ी सेना हार सकती है। इन्हीं नीतियों के तहत मध्यकाल में धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। कोई भी धार्मिक स्थल किसी समाज का लोकस पॉइंट होता है। डरी घबराई हुई जनता, यहाँ तक कि सेना अपने अपने ईश्वर के पास जाती है कि कुछ भी हो ये हमें बचा लेंगे। दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल तोड़ने का मतलब था इसी उम्मीद को तोड़ देना। बल्कि क्षति एक बार को रिकवर की जा सकती है क्योंकि उसके अंदर बदले की भावना निहित है, लेकिन मोराल की क्षति रिपेयर नहीं की जा सकती। ये एक आम धारणा रही है कि जंग के समय किया गया सेक्सुअल वायलेंस एक तरह का स्पॉइल्स ऑफ वॉर है, माने कि जंग या सैन्य गतिविधियां जीतने पर निकली कोई लूट। लेकिन इसके उलट भी एक थ्योरी है। भारतीय लेखिका, पत्रकार, फिल्म निर्देशक और विमेन एक्टिविस्ट गीता सहगल ने बीबीसी न्यूज वेबसाइट से एक बातचीत में कहा था कि ये सोचना एक गलती है कि इस तरह के हमले मुख्य रूप से यौन संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि बलात्कार एक नीति की तरह इस्तेमाल होता है। महिलाओं को समुदाय के रिप्रोड्यूसर्स और देखभालकर्ता के रूप में देखा जाता है। इसलिए अगर एक समूह दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है तो वो अक्सर दूसरे समुदाय की महिलाओं को गर्भवती करके ऐसा करते हैं, क्योंकि वो इसे विरोधी समुदाय को नष्ट करने के तरीके के रूप में देखते हैं। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 1990 के दशक में पहली बार बलात्कार को एक हथियार के रूप में देखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, बोस्निया में एथनिक क्लेंजिंग की रणनीति के तहत सिस्टमैटिक बलात्कार किया गया था। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था ताकि वो सर्बियाई बच्चों को जन्म दे सके। तो सवाल खुद से पूछिए, 1993 में यूएन मानवाधिकार आयोग ने सिस्टमैटिक बलात्कार और आर्म्ड सेक्सुअल स्लेवरी को मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में डाल दिया। महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में दंडनीय घोषित किया गया। 1995 में यूएन के चौथे विश्व सम्मेलन ने निर्देश दिया कि युद्ध के दौरान आर्म्ड ग्रुप्स द्वारा बलात्कार एक वॉर क्राइम है। पूर्व युगोस्लाविया और रवांडा के नरसंहार में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। 1998 में एक ऐतिहासिक मामले में रवांडा की ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया, बलात्कार और यौन हिंसा को नरसंहार कहा जाएगा। युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध का मतलब है कि इंसानी सभ्यता के मानक, पैमाने, कायदे, कानून जो हमने एक लंबे समय में बनाए हैं, उन सब को भूलकर जंगल का कानून लागू कर देना। और जैसा कि कवि गौरव त्रिपाठी कहते हैं, जंगल का अकेला कानून यही है कि इस जगह का कोई कानून ही नहीं है। जैसे जैसे कोई समाज प्रगति करता है और हम सब भी होते हैं, बराबरी, न्याय, लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स को महत्व मिलता है। मगर युद्ध में ये सभी कॉन्सेप्ट स्थगित हो जाते हैं, सभी हारते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हारती हैं महिलाएं। आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, सवाल जो हिंदी की फेमिनिस्ट लेखिका कमला भसीन ने पूछा था। कमला सितंबर 2021 में इस दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन उनका सवाल अब भी जवाब मांग रहा है। जैसे जैसे हम एक सभ्य समाज के रूप में आगे बढ़े, हमने महिलाओं को समाज की प्रतिष्ठा बना दिया, हालांकि हम उन्हें इंसान नहीं बनने देना चाहते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी प्रतिष्ठा मेरी योनि में किसने डाली? मैं हूँ गरिमा और ये खबर लिखी थी मेरे साथी सोमशेखर ने।